प्रखर सिंह, यस सर। आप अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट करें। ओके सर, एक सेकंड। जी। सर स्क्रीन शो हो रही? जी जी, सो ओके सर। वॉइस आ रही सर? जी, वॉइस क्लियर आ रही है हेलो। आप? जी, क्लियर है ओके वॉइस सर। आपकी। ओके सर, थैंक यू। कंटिन्यू करिए। गुड मॉर्निंग सर एंड माय क्लासमेट्स। मैं प्रखर सिंह आप लोगों के सामने मैं पीपीटी प्रेजेंटेशन देने जा रहा हूँ, जो कि पेपर 1 फिलोसफिकल प्रोस्पेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन की है। और उसका जो टॉपिक है वो है बुद्धिज्म एंड एजुकेशन, बौद्ध और शिक्षा। हम लोग थोड़ा गौतम बुद्ध के बारे में जान लेते हैं, जो कि बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ। उनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व। जो उनका जन्म हुआ था वो लुम्बिनी नामक जगह में हुआ, जो कि अभी इस टाइम नेपाल में है। उनकी डेथ जो है वो कुशीनगर में हुई। और उनके फादर का नाम था वो था सुद्धोधना, जो कि एक कुशल राजा थे। और जो उनकी माता थी उनका नाम था माया देवी। और जो गौतम बुद्ध थे उनका जो विवाह है वो मात्र 16 वर्ष की आयु में हो गया था। और जिनके साथ हुआ था उनका नाम था यशोधरा। और उनको एक पुत्र उनके पास एक पुत्र था जो कि जिसका नाम था राहुल। और उन्हें इनलाइटमेंट जो है वो मिला था बोध गया बिहार में। अगर हम लोग बुद्ध से रिलेटेड 4 प्लेसेस देखें तो वो होंगे हमारे लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ और कुशीनगर। लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ। बोध गया में उन बुद्ध ने अपना ज्ञान प्राप्त किया। सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। और कुशीनगर में उन्होंने उनकी मृत्यु हुई। अगर बौद्ध के बारे में देखें तो उन्होंने 29 वर्ष की मात्र 29 वर्ष की आयु में अपना घर जो है वो त्याग दिया था। और क्यों त्यागा त्यागा था? क्योंकि उन्हें 4 नोबल जो ट्रुथ थे उसको जानना था। वो जो 4 नोबल ट्रुथ होते हैं वो क्या होते हैं कि ये जो संसार है वो दुखों से क्यों भरा है। सॉरी, ये जो संसार है उसमें इतना दुख क्यों है। और जो सेकंड था वो ये था कि ये दुखों से क्यों भरा है। और जो तीसरा था कि जो इस संसार में इतना दुख है तो इसका कोई ना कोई एक अंत भी होगा। और जो अंत होगा उस अंत के लिए हमें किस मार्ग से जाना होगा, वो इनका चौथा पाथ था। तो हमारे 4 नोबल पाथ क्या हो गए बुद्ध के अकॉर्डिंग? ये संसार दुखों से क्यों भरा है, इस संसार में इतना दुख क्यों है, ये संसार दुखों से क्यों भरा है, अगर ऐसा है तो इसका अंत भी होगा, और अंत होगा तो अंत का क्या रास्ता है। ओके। अब वे ऑफ बुद्धा। अब ये अगर हम लोग ये देखें कि बुद्धा ने जो एजुकेशन दी। अच्छा, उस एजुकेशन से पहले थोड़ा एजुकेशन का बेस जान लेते हैं कि जो 4 नोबल ट्रुथ जो बुद्धा ने प्राप्त की है, इसके बाद उन्होंने ये सोचा कि उनके सामने 2 रास्ते थे कि ये जो 4 नोबल ट्रुथ हैं ये अपने पास ही रखें या फिर दुनिया में सब मतलब जो भारतवर्ष है या पूरा विश्व है उसमें सभी लोगों को जागृत करें इन सभी चीज़ों के बारे में। तो उन्होंने ये सोचा कि ये जो पाथ है इनको इसके बारे में सभी लोगों को अवगत कराना चाहिए। इसीलिए जो इन्होंने अपना पहला उपदेश जो है वो वाराणसी से मात्र 8 से 10 किलोमीटर दूर सारनाथ में दिया। उस उपदेश के बाद लोग इनसे बहुत ज्यादा प्रभावित हुए और कई सारे राजा थे वो भी प्रभावित हुए। अच्छा, जो बौद्ध एजुकेशन जो थी वो स्टार्ट हुई उसी के पैरेलल में हमारी वैदिक एजुकेशन भी चल रही थी। बट जो बौद्ध एजुकेशन है उसने कभी भी वैदिक एजुकेशन की निंदा नहीं की, क्योंकि बौद्ध जो हैं उनके जो मेन पाथ हैं उसमें से एक ये भी है कि किसी चीज की निंदा नहीं करनी चाहिए हमें। और कुछ डिफरेंस भी थी वैदिक से, वो हम लोग आगे देखते चलेंगे। तो बौद्ध धर्म की स्थापना हुई इसी इससे। अच्छा, और जो बौद्ध था बौद्ध धर्म था उसमें जो एजुकेशन था उसमें जो स्टूडेंट के लिए पर्सनैलिटी पे ज़्यादा फोकस किया गया कि जो स्टूडेंट होगा उसकी पर्सनैलिटी पे हम लोगों को किस टाइप से डेवलपमेंट के लिए क्या क्या वर्क करने हैं उस पर ज़्यादा फोकस किया गया। अल्टीमेट विजडम। अच्छा, कोर ऑफ बुद्धा टीचिंग में देखें तो बुद्धा टीचिंग के 3 मेन पॉइंट थे, जो कि डिसिप्लिन, विजडम और मेडिटेशन। और जो विजडम था वो इसको क्या बोलते थे कि विजडम इज द गोल एंड डीप मेडिटेशन और कंसंट्रेशन इज द क्रूशियल प्रोसेस टुवर्ड अचीविंग द विजडम। मतलब जो विजडम है वो हमारा गोल है, वो हमें प्राप्त करना है। और जिस रास्ते से प्राप्त करना है वो हमारा मेडिटेशन और कंसंट्रेशन होगा।
विजडम को प्राप्त करने के लिए मेडिटेशन और कंसंट्रेशन के पाथ से हम लोगों को जाना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट है डिसिप्लिन थ्रू ऑब्जर्विंग द परसिस्ट इन द मेथड ऑफ द हेल्प वन इज अचीविंग डीप मेडिटेशन विजडम विल देम रियलाइज नेचुरली। अच्छा, इसका मतलब ये था कि जो ये तीन डॉट हैं इनके, विजडम, डिसिप्लिन एंड मेडिटेशन, ये एक दूसरे से इनडायरेक्टली जो है कनेक्ट है। कैसे कि जो डिसिप्लिन में होगा तो उसको मेडिटेशन करने में क्या होगी, आसानी होगी। जब वो मेडिटेशन इजीली कर पाएगा तो वो जो विजडम है, जो उसका गोल है, वो उसको इजीली अचीव कर सकता है। अगर हम डिसिप्लिन में होंगे, अगर जो भी हमारे जो बाहर के हम लोगों को एक्सटर्नल कोई भी जो जो चीजें भ्रमित कर रही हैं, अगर उन सभी चीजों से हम दूर रहने के लिए क्या कर सकते हैं, अपने आप को डिसिप्लिन में रख सकते हैं। अगर हम लोग डिसिप्लिन में होंगे तो जो आसपास की जितनी भी चीजें होंगी वो हमें भ्रमित नहीं कर पाएंगी। तो जब वो भ्रमित नहीं कर पाएंगी तो हम लोग आसानी से क्या कर सकेंगे, ध्यान लगा सकेंगे, मतलब मेडिटेशन कर सकेंगे। जब मेडिटेशन कर सकेंगे तो वही हमारा पाथ है किधर, विजडम की तरफ जाने का। Buddha entire teaching as conveyed in a sutras never really depart from these three part, मीन्स ये जो तीन पॉइंट हैं, जो बुद्धा की जो एक्चुअल एजुकेशन थी वो इन्हीं तीन पाथ के अराउंड थी। अच्छा, त्रिपिटिका एक चीज आती है। अब इसको जानने से पहले एक हम लोग जानते हैं कि जो एजुकेशन थी उसका मतलब किस टाइप से इन्होंने डिवाइड कर रखा था। एजुकेशन जो थी उसको तीन पार्ट में डिवाइड कर रखा था। किस किस पार्ट में, एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी और एक तीसरा था भिक्षुक एजुकेशन, मतलब मॉन्क एजुकेशन। ये तीनों अलग अलग पार्ट थे। प्राइमरी एजुकेशन हमारी फ्री होती थी, सेकेंडरी में फ्री नहीं होती थी, और जो भिक्षुक होती थी ये हमारी प्राइमरी और सेकेंडरी जब हो जाती थी तो उसके बाद ये देखा जाता था कि जो भी बच्चा या जो मॉन्क है जो आगे अपनी एजुकेशन कंटिन्यू करना चाह रहा है तो उसको भिक्षुक एजुकेशन मिलती थी। और जो भिक्षुक एजुकेशन लेता था उसको त्रिपिटिका के तो मतलब थ्री बास्केट जो है वो पढ़ाए जाते थे। अच्छा, प्राइमरी एजुकेशन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे? प्राइमरी एजुकेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स थे रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक, मतलब पढ़ना, लिखना और गुणा भाग सिखाना। सेकेंडरी जो है, जो प्राइमरी एजुकेशन पास कर लेता था उसको सेकेंडरी एजुकेशन पढ़ाई जाती थी। प्राइमरी एजुकेशन हमारी 6 साल की होती थी, सेकेंडरी 12 साल की होती थी, और जो भिक्षुक एजुकेशन है वो 8 साल की होती थी। अब सेकेंडरी एजुकेशन पे बात करते हैं। सेकेंडरी एजुकेशन पे फिलोसफी पढ़ाई जाती थी, आयुर्वेदा के बारे में पढ़ाया जाता था, मिलिट्री ट्रेनिंग के बारे में पढ़ाया जाता था, मैजिक के बारे में भी पढ़ाते थे, और एग्रीकल्चर के बारे में भी पढ़ाते थे, आर्चरी के बारे में मतलब धनुष विद्या वगैरह पढ़ाते थे। तो टोटल हम लोग ये देखें कि प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन में क्या करते थे, ये 18 साल में बच्चे को पूरा निपुण बनाते थे किसी ना हर चीज में। अब जब प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन जो ले लेता था उसके पास ये रास्ता होता था कि वो वापस अपने गृह चला जाए या फिर वो भिक्षुक एजुकेशन के लिए अप्लाई करे। अगर वो भिक्षुक एजुकेशन के लिए अप्लाई करता था तो उसे एक रिचुअल फॉलो करना पड़ता था। वो होता था उपसंपदा संस्कार। अच्छा, उपसंपदा संस्कार क्या होता था? उसके अंतर्गत जो भी बोलेगा कि मुझे मॉन्क एजुकेशन चाहिए उसको 10 टीचरों के सामने बैठाया जाता था। एक टीचर उठता था, वो बोलता था कि ये जो व्यक्ति है, जो भी बच्चा है, ये मॉन्क एजुकेशन लेना चाह रहा है या भिक्षुक एजुकेशन लेना चाह रहा है, वो आपको संबोधित करता था। फिर उसके बाद वो बैठ जाता था, फिर आपका टेस्ट चालू होता था। 10 टीचर आपसे बारी बारी क्वेश्चन पूछेंगे। अगर आप उसमें पास हो जाते हैं तो उसके बाद जो है वो 8 रूल फिर फॉलो करने होते थे आपको। ओके, वो 8 रूल इस प्रकार होते हैं कि पेड़ के नीचे ही सोना होगा आपको, भीख मांग कर भोजन करना होगा, तथा कटोरे, जिस कटोरे में आप भीख मांग रहे हैं उसी कटोरे में आपको खाना खाना होगा, साधारण कपड़े पहनने होंगे, फिर दवा के लिए केवल गौमूत्र का ही पालन करना होगा, और चोरी नहीं करनी होगी, हिंसा भी नहीं करनी होगी, भोग से बचना होगा, और जो भी दैवीय शक्ति हो गैर दावेदार अपने आप को प्रस्तुत करना होगा। सॉरी, अगर ये 8 पॉइंट देखें कि दैवीय शक्ति का गैर दावेदार, मतलब कि जो एजुकेशन ये लोग शुरुआत स्टार्टिंग से लेते आ रहे हैं, मतलब प्राइमरी एजुकेशन है, सेकेंडरी एजुकेशन, तो उसके बाद कुछ दैवीय शक्तियां तो होंगी ही, जाहिर सी बात है। तो उसका इन्हें क्या पेशकश नहीं करनी होती थी। तो इसी के थ्रू हम पर जब इसमें जाते थे ये लोग तो इसमें तृप्तिका इसी से रिलेटेड है, तो इसी में पढ़ना होता था। उस थ्री बास्केट भी बोलते हैं इसको, गौतम बुद्ध की।
ओके। अच्छा, जो विजडम, जो हमारे तीन वो थे, विजडम, मेडिटेशन और डिसिप्लिन, उसके लिए 8 फोल्ड पाथ उसी के अंदर आते थे। मतलब जो हमारा विजडम होगा, जैसा कि हम लोगों ने अभी पीछे देखा था, कि जो विजडम पाने के लिए हम लोगों को मेडिटेशन और डिसिप्लिन का सब लोगों को एक साथ लेके चलना होगा। ये क्या है, सब एक ही हिस्से के एक पात्र हैं। तो उसी के हिसाब से हम लोगों को चलना होगा। जैसे विजडम के अंदर आएगा राइट टू अंडरस्टैंड, समझना चीजों को, राइट टू मोटिवेट, फिर उसके बाद राइट टू स्पीच, राइट टू एक्शन, राइट टू लिवलीहुड, ये आएगा हमारा डिसिप्लिन में। और मेंटल डिसिप्लिन में आ जाएगा राइट टू एफर्ट, राइट टू माइंडफुलनेस, राइट टू मेडिटेशन। अब इनको अगर हिंदी में देखें तो सही दृष्टिकोण, सही समाधान, सही व्याख्या, सही भाषण, सही प्रयास, सही व्याकरण, सही चिंतन और सही ध्यान, ये इसके अंतर्गत आते हैं। बट अगर इसके मेन एम देखें तो वही है कि विजडम हमारा गोल है, जिस पाथ से हमें जाना है वो क्या है, हमारा डिसिप्लिन और मेडिटेशन। और ये त्रिपिटिका, थ्री बास्केट, जो कि हम लोगों को क्या भिक्षुक जो एजुकेशन थी उसके थ्रू दी जाती थी, उसके अंतर्गत आता है। गोल ऑफ बुद्धा टीचिंग, अगर देखें कि गोल क्या थे इनके टीचिंग्स के, तो वो होंगे था गोल ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन इज अटेन विजडम। हमें क्योंकि गोल ही हमारा विजडम है, तो जो उसका जाहिर सी बात है, जो उसका प्राथमिक गोल होगा, उद्देश्य होगा, वो क्या होगा, हमारा विजडम होगा। द बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम एम्ड एट regaining our intrinsic nature. Buddhism teaching help us to realize the innate perfect ultimate wisdom. Monastery was the center of imparting education during the Buddhist period. Duration of education, the total period। अच्छा, टोटल पीरियड के बारे में भी हम लोगों ने देख लिया था कि प्राइमरी एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन और जो भिक्षुक एजुकेशन होगी, वो मतलब मॉन्क एजुकेशन, वो किस टाइप से डिवाइडेड थी, वो उसमें गोल में आ जाएंगे। और फिर ये पूजा रिचुअल, जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि भिक्षुक एजुकेशन मतलब मॉन्क एजुकेशन के लिए एक रिचुअल होता था, जिसके उपसंपदा संस्कार बोलते थे। ओके। वैसे ही प्राइमरी एजुकेशन पाने के लिए भी एक मतलब, जब प्राइमरी एजुकेशन मतलब जब बच्चा एडमिशन लेता था, जब बच्चा एडमिशन लेता था स्कूल में या मोनेस्ट्री में, तो उसके लिए उसको एक रिचुअल फॉलो करना पड़ता था, वो होता था पुवज्जा रिचुअल। उसके अंतर्गत क्या होता था कि जो स्टूडेंट होगा, सॉरी, जो स्टूडेंट होगा उसको, जो सर होगा उसके बाल सारे हटाने पड़ेंगे, मतलब उसको गंजा करना पड़ेगा, गंजा होना पड़ेगा। फिर उसके बाद वो जो अपना सर होगा, वो अपने जो उसके, अच्छा एक चीज और, जो ये पूरा प्रोसीजर रिचुअल होता था, ये 10 मॉन्क की निगरानी पे होता था। तो जो उसके मॉन्क होते थे उसके समक्ष जाकर अपने मस्तिष्क से उनके चरण को छूना होता था। ओके। फिर उसके बाद उनको 3 लाइनें बोलनी होती थी, जो कि इस प्रकार थी: बुद्धम शरणम गच्छामि, आई टेक रिफ्यूज विथ बुद्धा। सेकंड, धर्मम शरणम गच्छामि, आई टेक रिफ्यूज विथ रिलीजन। शरणम संघम शरणम गच्छामि, आई टेक रिफ्यूज विथ संघ। मतलब कि मुझे अपनी शरण, मतलब बुद्ध जो है वो मुझे अपनी शरण में ले, धर्म मुझे अपनी शरण में ले, और संघ मुझे अपनी शरण में ले। ओके। अच्छा, ये तवज्जो रिचुअल में क्या क्या हुआ कि पहले उनको सर के बाल हटाने होते थे, फिर उनको गुरुओं के लिए अपना सम्मान प्रस्तुत करना होता था, फिर उसके बाद उनको ये 3 लाइनें बोलनी होती थी, फिर उसके बाद उसको एक और टर्म होता था जिसके 10 शिक्षा पदानी वो होते थे, मतलब 10 ये रूल थे। 10 ऑर्डर वाज एज फॉलो, उनको वो फॉलो करने होते थे। उसके अंदर क्या होता था कि जैसे हम लोगों ने देखा था कि भिक्षुक एजुकेशन मतलब मॉन्क एजुकेशन के अंदर 8 होते थे, वैसे ही ये जो प्राइमरी एजुकेशन स्टार्टिंग से होने से पहले ये होते थे, 10 होते थे। उसमें क्या होता था कि अवॉइड वायलेंस, मतलब हमें किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी है। दूसरा, अवॉइड स्टीलिंग, मतलब किसी भी प्रकार की कोई चोरी नहीं करनी है। अवॉइड बैड बैड कंडक्ट, मतलब हम लोगों को किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना है। अवॉइड स्पीकिंग विथ अनट्रुथ, असत्य नहीं बोलना है। अवॉइड इंटॉक्सिंग सब्सटेंस, मतलब कि अगर कोई भी जो मदिरा, शराब वगैरह, तम्बाकू, इन सभी का सेवन नहीं करना है। अवॉइड ईटिंग इरेगुलर, ये जो उल जुलूल, मतलब किसी बे टाइम, ये सब हम लोगों को नहीं खाना है। मतलब एक पूरा प्रॉपर एक डिसिप्लिन जो होगा, मतलब एक प्रॉपर टाइम टेबल ही हम लोगों को फॉलो करना है।
और फिर जो 7th होगा वो होगा अवॉइड बैक बाइटिंग, मतलब चुगली नहीं करनी है, सीधे शब्दों में बोलें तो मतलब किसी के पीछे कुछ नहीं बोलना है। और फिर 8वां होता था हमारा कीप अवे फ्रॉम द डांस एंड म्यूजिक, मतलब बाहरी जो हम लोगों को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, डिस्ट्रैक्शन है चीजें, उनसे हम लोगों को दूर रहना था। 9th है जो, वो है एब्सट्रेन फ्रॉम द लग्जरीज, मतलब जो लग्जरियस अगर इन द सेंस बोले कि धन दौलत इन सभी चीज़ों से हम लोगों को दूर रहना होता था, ऐशो आराम इन सब चीज़ों से। और जो लास्ट है वो हमारा नॉट एक्सेप्ट कॉस्टली गिफ्ट इन चैरिटी, जो चैरिटी होगी उससे हम लोगों को जो महंगे महंगे उपहार हैं वो भी नहीं लेने होते थे। अच्छा, ये 10th वाला जो है, इस पे अगर जोर दें तो हम लोग एक चीज़ ये समझेंगे कि जो चैरिटी में हम लोग को गिफ्ट नहीं लेने हैं, मतलब ये लोग क्या करते थे, भिक्षा मांगने के लिए भी जाते थे। जब भिक्षा मांग के लाते थे तो उसके बाद पहले अपने गुरु जो होते थे उनके समक्ष रखते थे, फिर उसके बाद ही कुछ जो भी उसका बंदोबस्त करना होता था वो करते थे। तो जो भिक्षा लाएंगे उसमें कुछ भी ज़्यादा कॉस्टली आइटम नहीं लेंगे। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे ने एडमिशन करा लिया अपना वहाँ पे, फिर उसके बाद जो उसके माता पिता जो गृहजन हैं वो ये सोचते हैं कि अब वहाँ से हम लोगों को रिटर्न लेने के बजाय जब बच्चा भिक्षा लेने आएगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, लग्जीरियस आइटम दे देंगे कि जिससे वो जो संघ में जाके, मतलब जो अपना मठ है विहार में जाकर अच्छे से अपना जो है जीवन यापन कर पाए। कुछ टाइम के लिए, ये नहीं हो सकता है कि वो ज़्यादा टाइम के लिए कर पाए, तो वो वहाँ जाकर अच्छे से जीवन यापन कर पाए। इसीलिए ये रिचुअल मनाया गया कि कॉस्टली चैरिटी गिफ्ट नहीं लेने हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। उप संपदा सेरेमनी आफ्टर 12 ईयर एजुकेशन। फिर जो प्राइमरी एजुकेशन हो गई हमारी, सेकेंडरी एजुकेशन हो गई, और जो तीसरी एजुकेशन थी वो मॉक एजुकेशन, वो भी हम लोगों ने डिस्कस कर ली पहले ही। ओके, मेथड ऑफ टीचिंग, मतलब ये किस टाइप से टीचिंग देते थे। तो टीचिंग्स आर टू टाइप्स, हायर एजुकेशन एंड सेकेंडरी। और ये जो टीचिंग थी हमारी प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन में जो है, प्राइमरी मतलब सेकेंडरी मतलब हायर एजुकेशन, लोग सेकेंडरी एजुकेशन से रिलेट कर सकते हैं। और जो तीसरी होती थी वो जो भिक्षु एजुकेशन, वो मैंडेटरी नहीं थी, इसलिए उसको हम लोग टाइप ऑफ एजुकेशन से थोड़ा अलग रख सकते हैं। ओके, जो प्राइमरी एजुकेशन जैसा कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया कि वो रीडिंग के लिए थी, राइटिंग के लिए थी, अर्थमेटिक के लिए थी, मतलब लिखना पढ़ना और जोड़ घटाना, मतलब नॉर्मल जो चलेगा वो। और वो कितने साल के लिए थी, 6 साल के लिए थी। और हायर एजुकेशन रिलीजियस फिलोसफी, आयुर्वेद, मिलिट्री ट्रेनिंग, आर्चरी और मैजिक वगैरह ये सब सिखाते थे, एग्रीकल्चर के बारे में भी सिखाते थे, सभी क्षेत्रों में परिपूर्ण बनाते थे बच्चों को। तो उसके लिए हायर एजुकेशन देते थे। एम एजुकेशन मतलब सशक्त बनाना हर चीज़ से बच्चों को, इसलिए देते थे। अच्छा, एक ध्यान देने बात ये है, योग्य बात ये है कि जो एजुकेशन थी वो क्या होती थी, वर्बल एजुकेशन होती थी, मतलब मौखिक रूप से होती थी। अब इसके पीछे के तर्क भी हम लोग अगर देखें तो ये हो सकते हैं कि 6ठी शताब्दी के करीब की ये बात है, तब उतना ज़्यादा जो स्टोरेज ऑफ एबिलिटी ऑफ राइटिंग मटेरियल, मतलब जो राइटिंग मटेरियल होगा हमारे पास उसको स्टोर करना, फिर उसको लिखना, फिर उसको समझना, उन सभी चीज़ों में समस्या हो सकती थी। इसलिए इन्होंने वर्बल एजुकेशन जो थी उसको प्रमोट किया। वर्बल एजुकेशन भी ये नहीं कि एक बार उन्होंने पढ़ा कर उसको खत्म कर दिया, उसके अंदर भी कई सारे उन्होंने पाथ डिवाइड कर रखे थे। जैसे कि जो वर्बल एजुकेशन दे दी, फिर उसके बाद प्रॉपर डिस्कशन होता था उसके ऊपर। जो बच्चे होते थे, जो मॉन्क होते थे, उनके साथ मिलकर प्रॉपर डिस्कशन करते थे। जब वो प्रॉपर डिस्कशन कर लेते थे, जैसे मान लीजिए हम लोगों ने कोई चीज़ पढ़ी, ओके, अगर हम लोग उस टाइम समझ गए, फिर हम लोगों ने उसके बाद उस चीज़ के सारे प्रोस जान लिए, कॉन्स जान लिए, उस चीज़ों की सारी अच्छी बातें जान ली, खराब बातें जान ली, फिर हम लोगों ने उसके ऊपर पूरा प्रॉपर डिस्कशन कर लिया, तो वो चीज़ हम लोगों को ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी इन कंपैरिजन टू लिखने की। ओके, तो उसके बाद वो लोग प्रॉपर डिस्कशन कर लेते थे। ठीक है, फिर जो टूर भी किया करते थे, मतलब टूर के लिए ये तर्क है कि जैसे मान लीजिए हम लोगों ने पढ़ा, उसमें हम लोग क्या करेंगे, केवल थ्योरेटिकल नॉलेज ले पाए, डिस्कशन किया तो उससे हम लोगों ने अपने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए। बट अब जब हम लोग टूर करेंगे तो टूर में हम लोग प्रैक्टिकल नॉलेज भी गेन कर सकते हैं। हम लोग जब बड़े बड़े टूर करेंगे तो उसमें हम लोग ये देखेंगे कि
कहाँ पे क्या समस्याएं चल रही हैं, कहाँ पे क्या अच्छा हो रहा है, कहाँ पे क्या खराब हो रहा है, अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। जो हम लोगों ने थ्योरी में चीज़ें पढ़ी हैं, मतलब जो वर्बल एजुकेशन से चीज़ें सीखी हैं, उसको हम लोगों को कैसे वहाँ पे लागू करना है, इन सब चीज़ों के बारे में जान सकते हैं। और एक चीज़, या जो बौद्ध धर्म है इसका इससे प्रचार भी हो सकता है, क्योंकि टूर करेंगे तो लोग जानेंगे कि ये जो मॉन्क्स आए हैं, इनके साथ जो स्टूडेंट आए हैं, ये सब हमारे क्या है, एक बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। अच्छा, इसी के साथ हमारा वैदिक धर्म भी चल रहा था, ये भी हम लोगों को ध्यान देने योग्य बात है। बट फिर भी लोगों का रुझान जो था वो ज़्यादा बौद्ध धर्म की तरफ हो रहा था। ओके, discussion took place. Conferences were arranged on a full moon night, which provided the freedom to freely act. अच्छा, क्या करते थे ये लोग, ये कॉन्फ्रेंस भी करते थे। हर महीने के पहले दिन पे ये कॉन्फ्रेंस होती थी। इसमें सभी लोग फ्री थे कि जिसको जो भी अपनी बात रखनी है वो वहाँ पे रख सकता है। ओके। अच्छा, ये कॉन्फ्रेंस जो थी वो एक प्रकार की और होती थी। साल में भी एक कॉन्फ्रेंस होती थी जिसमें जो मॉन्क्स होते थे, उन देखिए जो टीचर होते थे, मतलब मॉन्क्स होते थे, उनके ऊपर भी कई सारी पाबंदियाँ थी। ओके, जो कि अभी हम लोग आगे चल के देखेंगे। तो उसमें ये देखा जाता था कि जो भी टीचर है, अगर उसने जो उसकी प्योरिटी है, अगर उसको उसने ख़त्म करने के लिए, मतलब उसके विरुद्ध कोई भी जो कार्य किया है, तो दूसरा जो व्यक्ति है वो उसके बारे में उसको बता सकता है। जो ये होता था वो 1 ईयर कॉन्फ्रेंस में हो सकता था। ठीक है। तो हमारी हम लोगों ने ये देख लिया कि यहाँ पे मेथड ऑफ टीचिंग में क्या हुआ कि एक प्राइमरी हुआ, एक सेकेंडरी हुआ। ओके, फिर वर्बल एजुकेशन मतलब मौखिक एजुकेशन आई, उसके पीछे के कारण भी जाने कि क्या हो सकते हैं। फिर उसके बाद डिस्कशन भी होता था, टूर भी होता था, फिर कॉन्फ्रेंस भी होते थे। और मेडिटेशन तो हमारे वो जो 3 हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखे थे, विजडम, डिसिप्लिन और मेडिटेशन, उसके अंतर्गत जो मेडिटेशन था वो भी था। अच्छा, एक ध्यान देने बात योग्य बात और है, ये लॉजिक एजुकेशन, मतलब जो भी चीज़ हो रही है तो उसके पीछे का लॉजिक क्या है। अच्छा, ये अगर हम लोग रिलेट करेंगे तो हम लोग ये इससे भी रिलेट कर सकते हैं कि जो वर्बल सॉरी जो डिस्कशन है उसमें से ये बात क्लियर होके आएगी, क्योंकि डिस्कशन करेंगे तभी उसके बाद जानेंगे कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है। अब देखिए, उस टाइम पे इन लोगों ने किस तरीके से चीज़ों को डेवलप किया हुआ था कि चीज़ें जब लिखनी नहीं थी तो उसके पीछे कितने सारे सपोर्ट सिस्टम तैयार किए। पहले तो उन्होंने मॉन्क्स ने क्या किया कि बच्चों को सिखा दिया, फिर उसके बाद प्रॉपर डिस्कशन हुआ। ओके, फिर उसके बाद उन्होंने जो उसके पीछे के लॉजिक थे, जब प्रोज और कॉन्स जान गए उसके बाद, तो उन्होंने उसके पीछे के लॉजिक को भी समझा। ओके, देखिए इन सभी अब जब वो चीज़ें पूरी तरह से समझ गए, फिर उन्होंने फील्ड में जाकर मतलब टूर करा के बच्चों को ये बताने की कोशिश की कि जो आपने नॉलेज गेन करी है उसको किस टाइप से, सॉरी, जो आपने हेलो, वॉइस आ रही सर? हेलो। जी तो खरा आ रही क्लियर आवाज, ओके सर। हाँ। क्लियर वॉइस आ रही है, ओके सर, ओके। हाँ, कंटिन्यू। तो जो आप ये जो कहाँ था? हाँ, जो एजुकेशन ये प्राप्त की है उसको फील्ड में जाकर वो ये क्या ब्रेक हो गया, हाँ, जो आपने एजुकेशन पीछे सीखी हुई है, मतलब डिस्कशन के द्वारा जो लॉजिक से आपने पता लगाया कि ये इसके पीछे के तर्क क्या हो सकते हैं, इसके सारी अच्छी बातें, जो सारी खराब बातें, वो फिर टूर में जब आप जाते थे तो वहाँ पे आप उसका इम्प्लीमेंटेशन देख सकते थे, मतलब उसके प्रोज और कॉन्स के बारे में। ओके, एवरी मॉन्क अटेन वॉट कंपल्सरी, हाँ। और जो ये सेरेमनी होती थी, मतलब जो कॉन्फ्रेंसेस वगैरह हमारी होती थी, ये क्या होता था, सभी मॉन्क के लिए कंपलसरी था कि इनको ये अटेन करनी ही पड़ेंगी। ओके, अब आगे चलते हैं। अच्छा, अगर हम लोग बुद्ध एजुकेशन को देखें तो उसमें हम लोग एक चीज़ ये देखेंगे कि क्रिटिसिज्म के बारे में, तो बुद्ध एजुकेशन के जो दो ही क्रिटिसिज्म जो है वो सामने आते हैं मेरे हिसाब से, बाकी जो मैंने पढ़ा हुआ है उसके हिसाब से। तो उसमें ये देखा जा सकता है कि एजुकेशन की जो वुमेन के लिए थी उसमें इतना ज़्यादा इन लोगों ने मतलब ध्यान नहीं दिया इन द सेंस, बुद्ध जो थे वो ये समझते थे कि जो वुमेन है वो डिस्ट्रैक्शन का कारण हो सकती है मॉन्क्स की। और अगर आप आगे बौद्ध को देखेंगे जाके, बौद्ध धर्म को, तो उसमें आप ये चीज़ें थोड़ा ज़्यादा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं कि ये थोड़ा बात सच भी थी। ओके, बाकी जो भी हो सकता है वो देखते हैं। फिर वुमेन एजुकेशन ड्यूरिंग द बुद्धिस्ट पीरियड वाज लोवेस्ट, जैसा मैंने बताया कि वुमेन एजुकेशन पे उतना ज़्यादा फोकस नहीं किया। जो इनके साथी थे आनंद,
उनके कहने पर इन्होंने क्या किया था, 500 वुमेन्स को क्या किया गया था, जो उनका विहार था उसमें परमिशन दी गई थी। उसमें उनकी स्टेप मदर भी थी, ए सॉरी, along with his stepmother, strict rule for enforce for the women। अच्छा, वो अगर हम लोग इसमें देखें कि स्ट्रिक्ट रूल्स फॉर वुमेन, तो ये नहीं है कि वुमेन्स के लिए ही स्ट्रिक्ट रूल थे। स्टूडेंट जो वहाँ पे बच्चे बॉयज पढ़ रहे थे उनके लिए भी स्ट्रिक्ट रूल थे, और वुमेन के लिए थोड़ा एक दो स्टेप ऊपर स्ट्रिक्ट रूल थे। फर्स्ट 2 ईयर वर टू द प्रोबिएशन पीरियड, जो उनके शुरुआती 2 साल हुआ करते थे वो प्रोबेशन पीरियड में होते थे। प्रोबेशन पीरियड मतलब आप एक तरीके से दूसरे शब्दों में समझे तो उनके ट्रेनिंग पीरियड हुआ करते थे वो। परमानेंट ये नहीं कि अगर उन्होंने स्टार्टिंग में एडमिशन लिया तो जैसे प्राइमरी एजुकेशन सेकेंडरी एजुकेशन पूरी जो हमारी 18 से 20 साल की चलती थी, ये नहीं होता था कि उनको प्रॉपर दी जाएगी। उनका 2 साल प्रोबेशन पीरियड मतलब ट्रेनिंग पीरियड होता था, उसके बाद ही सारी चीज़ें आगे चलकर क्लियर होती थी। 2 वुमेन मॉन्क्स वर नॉट अलाउड टू मीट। अच्छा, कोई भी जो मॉन्क्स थे, जो अलग अलग उसके जेंडर के, उनको मिलने की अनुमति नहीं थी, मतलब मेल फीमेल एक साथ नहीं मिल सकते थे। और ये भी था कि 2 वुमेन मॉन्क्स, जो 2 वुमेन मॉन्क्स थी वो भी नहीं मिल सकती थी एक दूसरे से। और जो उनके जो बॉयज और गर्ल्स के वो जो विहार थे वो थोड़ा सेपरेट मतलब अलग अलग बनाए गए हुए थे। स्कूल्स के लिए बात करें तो जो हम लोगों ने देखा ही कि स्कूल्स में मठ होते थे, विहार होते थे, और जो उन पे टोटल कंट्रोल होता था वो संघ होता था। अच्छा, अगर इसका पूरा डिजाइन देखें तो इस टाइप से होगा कि एक हमारा संघ होगा। अच्छा, संघ के ऊपर अगर थोड़ा डिस्कशन करें तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जब गौतम बुद्ध जी ने अपना पहला जो उपदेश दिया था वो कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था, जो कि वाराणसी से 8-10 किलोमीटर की दूरी पे है। तो वहां पर जो उनसे राजा लोग जो प्रभावित हुए थे, या जो अमीर लोग थे, जो कॉस्ट जो लग्जीरियस लाइफ जी रहे थे, तो उन्होंने क्या किया था, थोड़ा धन दिया था और कुछ मकान वगैरह भी दिए थे और मोनेस्ट्री वगैरह, वहां पे उन्होंने क्या किया, संघ बनाया। तो जो संघ था वो उनका सुप्रीम हाउस था। ठीक, तो संघ के नीचे फिर उन्होंने मठ और विहार का निर्माण किया। और जो मठ और विहार होते थे उसको प्राइमरी और सेकेंडरी में डिवाइड कर रखा था। और जो संघ था वही पूरा जो खर्चा था, जो खर्च होता था स्टूडेंट और टीचर के ऊपर विहार और मठ में, वो बियर करता था। और जो संघ ही होता था वही जो स्ट्रिक्ट रूल बनाता था कंडक्ट करने के लिए मठ और विहार के लिए और टीचर्स के लिए। और जो टीचर्स की क्वालिफिकेशन होती थी वो 10 साल उनको मॉन्क्स जो होते थे वही पढ़ाते थे। ओके, टीचर्स के लिए भी हम लोग आगे सेपरेट देखेंगे क्या है इसमें। एजुकेशन वर कंडक्टेड इन अ मठ एंड विहार, और जो मठ और विहार थे वो हमारे टोटली जो कंट्रोल किए जाते थे वो संघ द्वारा किए जाते थे। और एक चीज और कि जैसा हम लोगों ने जानते हैं कि जो वैदिक एजुकेशन है वो इसी के पैरेलल चल रही थी। तो वैदिक एजुकेशन में जो हमारे संघ बनते थे या मठ और विहार जो बनते थे, वही मठ और विहार इसमें होते थे, मतलब जो उसमें जो एजुकेशन देने के लिए जो भी जगह होती थी, मतलब स्कूल्स बोल सकते हैं, जो बनते थे, वो उनके लिए एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट था। वो ये था कि जो सिटी होगा हमारा, जहाँ पे लोग निवास कर रहे हैं, वहाँ से कुछ दूरी पे बनाए जाते थे ताकि वो शांति और एकांत में हो सके। परंतु ये बौद्ध एजुकेशन में ऐसा कुछ नहीं था। वो कहीं पर भी अपना जो संघ है और जो मठ और विहार है वो बना सकते थे। अगर इनके स्कूल्स के बारे में देखें तो तक्षशिला यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी, वल्लभ भाई यूनिवर्सिटी और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, पानी नहीं है इसमें, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। अच्छा, अगर इसके हम लोग वो देखेंगे गाइडिंग, जैसे हमारी नालंदा यूनिवर्सिटी किसने बनाई थी, कुमार गुप्ता ने बनवाई थी, जो कि इस टाइम बिहार में है, कुमार गुप्ता प्रथम ने। और जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी ये भी हमारी बिहार में है, जो कि बनाई थी धर्मपाल ने, जो कि में भी जो पाल डायनेस्टी थी, पाला डायनेस्टी जो भी बोले, उसके सेकंड या थर्ड रूरल थे, जो कि पहले उसके थे मे बी गोपाल गोपाल जी थे। ओके। अच्छा, संघ हो गया, ये तो ठीक है, ये तो मैंने बता ही दिया कि जो संघ था वो पूरा खर्चा बियर करता था और जो रूल्स बनाता था फॉर द गुड कंडक्ट फॉर द स्टूडेंट्स। ऑल एजुकेशन इंस्टीट्यूटेड वर डिपेंडेंट ऑन द संघ। ओके, बुद्धिस्ट फेवर द स्ट्रिक्ट सिस्टम ऑफ द रूल इन एजुकेशन। ये भी, ये जो बुद्धिस्ट है के लिए जो संघ रूल बनाता था उसी के हिसाब से वो चलता था। ओके। अच्छा, क्वालिटीज ऑफ टीचर, टीचर के लिए क्या क्या क्वालिटीज हो सकती हैं इसके बारे में जान लेते हैं। मस्ट हैव द प्योरिटी ऑफ कैरेक्टर, प्योरिटी ऑफ थॉट्स एंड जेनरसिटी, मतलब उसमें प्रॉपर उदारता होनी चाहिए, और जो कैरेक्टर है उसका, उसकी प्योरिटी होनी चाहिए,
और फिर उसके बाद डिवाइडेड बुद्धा डिवाइडेड टीचर इनटू द टू क्लासेस, उपाध्याय एंड आचार्य। जो टीचरों को उन्होंने टू पार्ट में डिवाइड कर रखा था, जैसे कि आचार्य और उपाध्याय। जो आचार्य होते थे वो इमिनेंट स्कॉलर होते थे, मतलब किसी एक सब्जेक्ट के प्रख्यात वो होते थे, विद्वान होते थे। वो बच्चों को डिफरेंट सब्जेक्ट्स के बारे में बताया करते थे। और जो उपाध्याय होते थे वो क्या होते थे, उच्च आचरण सीखने के लिए विद्यार्थियों को अपने पद चिन्हों पर कैसे चलाएं, इसके लिए होते थे। मतलब उनको जो उच्च आचरण मतलब कंडक्ट करने के लिए जो भी चीजें सिखानी है, और उनको जो अपने पथ चिन्हों पे चलाना है वो किस तरह से चलाना है, ये उपाध्याय का काम होता था। मतलब इन्होंने जो टीचर्स को था वो दो पार्ट में डिवाइड कर रखा था, एक आचार्य और एक उपाध्याय। ओके। और जो टीचर होते थे उनको जो फोर नॉबल ट्रुथ होते थे, जो बुद्धा के, जो हम अपने स्टार्टिंग में डिस्कस किए थे, वो क्या थे कि जो फर्स्ट था कि ये संसार जो है वो दुखों से भरा है, और सेकंड ये संसार दुखों से क्यों भरा है, और भरा है अगर तो इसका अंत का जरूर कोई ना कोई एक रास्ता होगा, और जो रास्ता होगा वो किस वे से हम लोग इसको अंत कर सकते हैं दुखों का। तो इनके जो फोर नोबल ट्रुथ थे उसकी भी पूरी क्लियरिटी होनी चाहिए, मतलब क्लियर नॉलेज होनी चाहिए टीचर को। मस्ट स्पेंड एट द लास्ट 10 ईयर एज अ मॉन्क, मतलब भिक्षुक के तौर पर उसे अपने जो जो भी मॉन्क जो भी माँ टीचर थे उनको भिक्षुक के तौर पर अपने पिछले 10 साल उन्होंने व्यतीत किए हूँ। ओके। बोथ द टीचर एंड स्टूडेंट पर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मॉनेस्ट्री। ओके। जो स्टूडेंट और जो टीचर थे वो दोनों ही रिस्पॉन्सिबल थे मॉनेस्ट्री के लिए। ठीक। Regarding the education, cloth, food, and residence of the students, monks, the teacher was fully responsible. The teacher was also responsible for the any treatment to the student whenever he feel ill. अच्छा, जो अगर कोई स्टूडेंट है, अगर वो बीमार हो जाता है किसी भी कारणों से, तो उसकी जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको सही करने की, वो किसके पास होती थी, मतलब वो किसके ऊपर होती थी, वो होती थी टीचर के ऊपर। ओके। हाँ। अब हम लोगों ने इस देख लिया। अब हम लोग टीचर को देखा, अब हम लोग देखते हैं कि स्टूडेंट कैसा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू बुद्धा। तो प्रेजेंट द स्टूडेंट इज द आउटकम ऑफ द कर्मा द प्रीवियस एंड द कर्मा सिंस द प्रेजेंट बर्थ। अच्छा, बौद्ध के अकॉर्डिंग ये बौद्ध ये बोलते थे कि स्टूडेंट जो है इस प्रेजेंट सिचुएशन पे जो भी उसके साथ घटित है उसके लिए जो पूरे जो चीजें रिस्पॉन्सिबल हैं वो हैं उसकी पास्ट, उसके बर्थ की, मतलब पिछले जन्म के उसके कार्य उसके अगले जन्म में साथ देते हैं। अगर सीधे शब्दों में समझे तो ये द प्रेजेंट ऑफ द स्टूडेंट इज आउटकम ऑफ द इट्स प्रेजेंट कर्मा। और जो उसके अभी के कर्म होंगे वो कब उसको साथ देंगे, अगले जन्म में उसके साथ देंगे। ओके। मतलब ये जो रीबर्थ वाला है कॉन्सेप्ट, इस पे ये बिलीव करते थे। ऑल स्टूडेंट आर एलिजिबल टू एडमिशन इन अ मठ एंड विहार। और जो मठ और विहार होते थे जहाँ प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन चलती थी उसमें सभी बच्चे एडमिशन ले सकते थे, कुछ विशेष लोगों को छोड़कर। और वो विशेष लोग क्या होते थे, जैसे कि जो जो इल होंगे, जो हैंडीकैप होंगे, जिनका क्रिमिनल कैरेक्टर होगा, इन और भी थे, इनको नहीं देते थे। और जो भी यहाँ पे एडमिशन लेते थे बच्चे, उनको अपने पेरेंट्स की प्रॉपर परमिशन लेनी होती थी। जिनके पेरेंट्स परमिशन नहीं देते थे उनको एजुकेशन नहीं दी जाती थी। तो हम लोगों ने देखा कि जिनके पेरेंट्स परमिशन ना दें, या फिर वो इल हो, या हैंडीकैप हो, या क्रिमिनल कैरेक्टर हो, तो उनको एडमिशन नहीं दिया जाता था स्कूल्स में। और स्कूल्स में एडमिशन के बाद फिर वजह जो रिचुअल था उसको फॉलो किया जाता था, जिसको हम लोगों ने पीछे समझा हुआ है। ओके। उसके अंतर्गत बच्चों को 10 सिखापदनी, वो जो मैंडेटरी 10 वो होते थे कॉन्सेप्ट, वो भी बच्चों को अपनाने होते थे। और तीन जो वो थे लाइन स्लोगन की, वो भी बोलनी होती थी। क्या थी, बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, और संगम दर्शनम गच्छामि। ओके। तो ये हमारा क्या था, स्टूडेंट होते थे बुद्ध के अकॉर्डिंग। अच्छा, रोल ऑफ बुद्धिज्म इन डेवलपमेंट ऑफ इंडियन सॉरी, रोल ऑफ बुद्धिज्म इन डेवलपमेंट ऑफ इंडियन डेवलपमेंट। अब बुद्धा का जो बुद्धिज्म जो हमारा था, इसका क्या रोल रहा जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है उसको डेवलपमेंट के लिए। एज अ रिजल्ट ऑफ बुद्धिज्म, इंडिया came to have five major university which is received from the across the world: Nalanda, Vikramshila, Udanpuri, Jagadala, and Somapur.
और भी यूनिवर्सिटी थी जिनके बारे में अभी मैंने आपको पीछे बताया हुआ था, 4 यूनिवर्सिटी। फिर जो सेकंड था, उसके बाद जो बुद्धा टीचिंग इज द एथिक्स एंड द लिविंग एट द गुड लाइफ एंड ऑल्सो एक्सटेंडेड टू द रिकॉम ऑफ द सोशल एंड पॉलिटिकल। अच्छा, ये सोशल और पॉलिटिकल और इथिक्स मतलब ये उदारता, जो सही से व्यवहार करना सभी के साथ, जो हम लोग बुद्धिज्म में देख सकते हैं, बुद्ध एजुकेशन में, कि जो बच्चे एडमिशन लेते थे उनको जो बुद्धस वो जो बातें थी, वो जो बोली जाती थी कि आपको बाई हार्ट रूल फॉलो करने हैं, वो वो उसमें क्या था, अगर हम लोग अगर उन सभी को एक लाइन में अगर पूरा डिस्क्राइब करें तो वो क्या थी, इथिकल वैल्यू थी। ओके। और वो जो उसके बाद संपदा संस्कार होता था, उसमें भी अगर देखें तो वो क्या होते थे, वो तो हमारे मॉन्क्स के लिए होते थे, वो अलग थे। तो उसमें क्या होता, वो इथिकल वैल्यू निकल के सामने आ रही थी। तो इथिकल वैल्यूज आज के भी सिस्टम में हम लोगों को शो करी जाती हैं एजुकेशन में। अच्छा, बुद्धिज्म प्राइमरी एजुकेशन इज इवन फॉलो इन मॉडर्न एरा। अब अगर मॉडर्न एरा से इसको फुल्ली कंपेयर करना चाहें तो एक चीज ये देखें कि बुद्धिज्म में जो प्राइमरी एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन का कॉन्सेप्ट था, मतलब प्राइमरी में हम लोग रीडिंग राइटिंग एंड अर्थमेटिक समझते हैं, जो कि अगर हम लोग इसको 3R भी बोलते हैं। अगर मॉडर्न एजुकेशन में हम लोग देखें, अगर जो एजुकेशन पॉलिसी गवर्नमेंट निकालती है टाइम टू टाइम, तो उसमें हम लोग क्या देखते हैं कि वो रीडिंग राइटिंग और वो जो हमारा अर्थमेटिक है उस पर फोकस किया जाता है। मतलब ये 3R होते हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम के। वो हमारे किसके लिए होते हैं, प्राइमरी एजुकेशन के लिए होते हैं। तो जो बुद्धा थे उन्होंने भी प्राइमरी एजुकेशन पे इसी चीज़ों पे फोकस किया, तो जो कि हूबहू मैच करती है हमारी किससे, प्रेजेंट से। और जब हम लोग वो एजुकेशन पा लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग को हायर एजुकेशन पानी होती है। हायर एजुकेशन में हम लोग कॉलेज यूनिवर्सिटीज वगैरह में जाते हैं। ठीक, तो वहाँ हम लोग 11th 12th में भी हम लोग पा सकते हैं, जिसमें हम लोग फिलोसफिकल के बारे में जान सकते हैं, और जो किसी एक सब्जेक्ट के मास्टर भी बन सकते हैं आगे चल के। मतलब वो हायर एजुकेशन से हम लोग रिलेट कर सकते हैं। तो मतलब अगर बुद्धा एजुकेशन को अगर हम लोग मॉडर्न एरा से रिलेट करें तो पूरा हूबहू बिल्कुल उसी टाइप से, मतलब प्राइमरी एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन दोनों में उन्होंने बांट रखा था। और वही सेम क्राइटेरिया जो है वो अभी भी फॉलो किया जा रहा है, प्राइमरी एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन। वुमेन एजुकेशन वाज नॉट फोकस्ड इन बुद्धिज्म बट टुडे एरा। ये तो एक क्रिटिसिज्म के तौर पे भी है बुद्धिज्म का, कि उन्होंने वुमेन एजुकेशन पे उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, बट जो मॉडर्न एरा है वो उससे थोड़ा आगे चल करके हमारा क्या है, वुमेन एजुकेशन को फॉलो कर रहा है। अच्छा, हिस्ट्री का यही एक सबसे अच्छी बात है कि जो हमारे पास्ट में जो अच्छी चीज़ें हुई हैं उसको हम लोग ले सकते हैं, जो चीज़ें थोड़ी हम लोग को ख़राब लगती हैं, जो लगता है कि ये समाज में इस टाइप से नहीं होनी चाहिए, उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो जो अच्छा लगा हम लोग को, मतलब प्राइमरी एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन, उसको हम लोगों ने अपना लिया। और जो वुमेन एजुकेशन थी, जो उसका क्रिटिसिज्म का कारण थी, जो कि आज के टाइम पे हम लोगों का नहीं होना चाहिए, उसको हम लोगों ने नेग्लेक्ट करा। और वुमेन एजुकेशन हम लोग अभी प्रोवाइड कर रहे हैं, और वुमेन एजुकेशन देने के लिए कई सारी मुहिम भी चलाते हैं। ओके। मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। तो मेरिट्स देखते हैं, वेल ऑर्गेनाइज सेंटर थे। हाँ, सेंटर ऑर्गेनाइज ही थे, और इन्होंने सभी को डिवाइड कर रखा था कि आचार्य एजुकेशन के लिए, उपाध्याय के लिए, प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, और वो जो मॉन्क एजुकेशन थी, इन सभी को प्रॉपर डिवाइड कर रखा था। तो वेल डिजाइन सेंटर भी इन लोगों ने बनाए थे। फ्री एजुकेशन फ्रॉम द कॉम्युनल नैरोनेस। अच्छा, फ्री एजुकेशन थी प्राइमरी के लिए। प्राइमरी एजुकेशन जो थी वो हमारी फ्री थी। ये इसकी मेरिट्स थी, एक सिंपल एंड ऑस्टेस लाइफ, और जो सभी को सिंपल लाइफ में जीना होता था, सर के बाल पूरे हटा करके एक प्रॉपर वस्त्र जो कंपलसरी थे सभी के लिए वो दिए जाते थे। और सादा जीवन जो होता था वो तो मॉन्क में और भी कुछ ज़्यादा हो जाता था। और टोटल डेवलपमेंट फिजिकल एज वेल एज मेंटल। हाँ ये तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में डिस्कस किया हुआ था कि जो एजुकेशन था उसका मेन पर्पस क्या था, फिजिकल और मेंटल, मतलब पूरा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना। देखिए, पर्सनैलिटी तो डेवलपमेंट अगर हम लोग रिलेट करें तो स्टार्टिंग से हो रहा है। जैसे क्या किया, वर्बल एजुकेशन दिया, फिर उसके बाद डिस्कशन, फिर उसके बाद टूर। तो इसके ऊपर ज़्यादा नहीं डिस्कशन करते, पीछे कर चुके हैं। तो उसके बाद जब ये आप तीनों चीज़ें देखेंगे तो आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी तो डेवलप होगी। क्यों? क्योंकि आप उसको इंप्लीमेंट करना, चीज़ों को सीख रहे हैं। जब आप चीज़ों को इंप्लीमेंट करना सीख जाएंगे तो आपकी पर्सनैलिटी क्या होगी, अपने आप निखरने लगेगी, मतलब डेवलप होगी। आइडियल स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप। हाँ, स्टूडेंट और जो टीचर का रिलेशनशिप होता था वो बहुत अच्छा होता था। अगर साधारण शब्दों में बोले तो पिता और पुत्र के जैसा रिलेशनशिप होता था, जैसा रिलेशनशिप होता है वैसा हुआ करता था तब, स्टूडेंट और टीचर का रिलेशन।
पिता और पुत्र के समान। इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, अच्छा इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस भी मिली, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि जो बौद्ध है इसके चाइना में भी सेंटर है कुछ। चाइना में, क्योंकि ज्यादातर तिब्बत में तो इसको मेन ही बोलने लगे हैं कि मेन जो है वो है, जैसे अरुणाचल प्रदेश में हम लोग का तवांग वो पड़ता है मोनेस्ट्री वगैरह। और मतलब इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस भी दी गई कल्चर को, काफी प्रसिद्ध कल्चर बुद्ध। अच्छा डिमेरिट्स में अगर जाएं तो डिमेरिट्स जो स्टार्टिंग से ही देखते आ रहे हैं कि वो जो वुमेन पे जो उन्होंने कम कंसंट्रेशन किया वो, ओके। और इट गेव द सर्व द ब्लो ऑफ द सोशल डेवलपमेंट एंड द लिविंग द फैमिली लाइफ बुद्धा। अच्छा भिक्षु, मतलब एक क्रिटिसिज्म ये भी है कि क्रिटिसिज्म जो है वो अपने अपने स्तर पे अलग अलग भी हो सकते हैं, लोगों की अपनी अपनी इच्छाओं के हिसाब से। इसमें क्रिटिसिज्म दिया हुआ है इन्होंने कि लिविंग देयर फैमिली लाइफ बुद्धा भिक्षु डिवोटेड देयर होल लाइफ इन संग एंड बुद्धिज्म, कि मतलब जो बच्चे होते थे वो अपनी जो पूरी लाइफ होती थी घर परिवार को छोड़ करके संघ में जा करके व्यतीत करते थे। अब अगर आपको प्रॉपर एजुकेशन पानी है, मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो ये कोई क्रिटिसिज्म नहीं है। क्रिटिसिज्म अपने अपने हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं, ओके। तो इसको मैं क्रिटिसिज्म के रूप में नहीं लेता हूँ, क्योंकि अगर आपको पूरी प्रॉपर एजुकेशन पानी है, आपको अपनी पूरी पर्सनैलिटी डेवलप करनी है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा जो सारी इच्छाएं भोग वोग ये सब दुनियादारी इन सबको छोड़ करके ही अलग मार्ग पे जाना पड़ेगा, तभी आपको एजुकेशन मिलेगी। और अब इसमें अगर आप ये देखें कि जो एजुकेशन दी जा रही थी वो जो स्टूडेंट को, वो केवल इस यही नहीं था कि स्टूडेंट को ही ये चीज़ें फॉलो करनी होती थी। हमारे सामने एग्जाम्पल गौतम बुद्ध स्वयं थे, उन्होंने भी ये सब चीज़ें फॉलो की। अगर देखा जाए तो उनके, अगर कहीं पे ये होता देख पढ़ा मैंने कि जो सुदोदना मतलब जो उनके पिता थे, उनके 3 महल थे, हर एक अलग अलग ऋतुओं में वो रहा करते थे। अब इससे इसी बात से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ऐशो आराम भरी जिंदगी होगी, कि ठंडी का जब मौसम आया तो दूसरे महल में चले गए, जब गर्मी का मौसम आया तो दूसरे में, जब वर्षा ऋतु आई तो दूसरे में चले गए। अब अगर वो ये सब चीजें कर सकते हैं, मतलब उन्होंने जो इनलाइटमेंट पाया, जो ज्ञान पाया, इन सभी चीजों को छोड़ कर पाया, तो जो भी ये जो ज्ञान हम लोगों को पाना है, वो सारा जो घर संसार का भोग ये सब जो ऐशो आराम है, इन सभी चीजों को हम लोग छोड़ करके पाएंगे, ओके। तो मेरे हिसाब से क्रिटिसिज्म नहीं है, बाकी आपकी अपनी अपनी इच्छाएं हो सकती हैं, ओके। अच्छा बुद्धिज्म, बुद्धिस्ट बिलीफ, अच्छा बिलीफ, आइए हम लोगों ने देखा कि रीबर्थ पे बिलीव करते थे, हम लोगों ने देखा कि जो उनके प्रेजेंट कर्मा है वो किसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, उनके पास्ट बर्थ के हिसाब से। और जो अभी उनके कर्म है वो कहाँ डिपेंड करेंगे जाके, उनके अगले बर्थ पे डिपेंड करेंगे जाके। तो मतलब ये रीबर्थ फिनोमिना पे बिलीव करते थे। निर्वाह हो गया, वंश गौतम बुद्ध डाइड आफ्टर द 80 ईयर, अच्छा उनकी 80 साल की उम्र में उनकी जो थी वो मृत्यु हो गई थी। बुद्धिज्म इज नॉट theist and in Buddhism God he is just a service teacher। अच्छा बुद्ध का ये था कि जो बुद्ध है वो भगवान नहीं है, वो क्या है, एज ए टीचर है, वो एक शिक्षक है। और वो उसी हिसाब से क्या कर रहे हैं, संसार को ये सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि दुखों से कैसे दूर होना है, क्योंकि उनके फोर नोबल पाथ जो थे उसी पे ही तो उन्होंने वर्क किया, उसी के हिसाब से उन्होंने ये सोचा था कि जो मैंने फोर नोबल पाथ हैं वो जो सीखे हैं वो सभी को दुनिया में, मतलब दुनिया में जितने भी लोग हैं उनको सबको देने चाहिए। जो ज्ञान हमें मुझे प्राप्त हुआ है वो सभी तक जाना चाहिए, केवल मेरे तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। बुद्धिज्म और हिंदुज्म के बीच में क्या सिमिलैरिटीज आई, मतलब बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म जो था उसके बीच में क्या क्या सिमिलैरिटी थी। मतलब इन्होंने क्या बोला था कि कर्मा इज अ साइकिल ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। जो कर्मा है वही डिपेंड करता है हमारे साथ जो अभी घटित हो रहा है, जो हम लोगों ने पिछले में जो किया वही हम लोगों को मिलता है कहाँ, दूसरे जन्म में। तो जो हमारे साथ अभी हो रहा है तो उसका को जो जो भी कारण है तो वो कहीं ना कहीं रिलेट किससे कर रहा है, हमारे पिछले जन्म से, ओके। ये हमारा हिंदू धर्म का, हिंदुज्म का भी से रिलेट करता हुआ सिमिलरिटीज है। सेकंड क्या हो जाएगा, सिमिलर एक्शन विल लीड टू द सिमिलर रिजल्ट। जैसा करोगे वैसा भरोगे, ओके। धर्मा इज ड्यूटी, धर्म हमारी क्या है, ड्यूटी है। और फोर, संसार इज अ साइकिल ऑफ रीबर्थ, जो ये भी रीबर्थ कॉन्सेप्ट से ही हमारा रिलेटेड है, ओके। अच्छा द फोर नोबल ट्रुथ ऑफ धर्मा, ये तो हम लोगों ने पीछे ही देख लिया कि फोर नोबल ट्रुथ जो होते थे वो धर्मा के अकॉर्डिंग वो क्या थे, ठीक है। अब उसके ऊपर ज्यादा डिस्कशन नहीं करते, पीछे से हम लोग करते हुए आ रहे हैं। अच्छा एक ये
कि गौतम बुद्ध की एक ये फेमस लाइन है कि नो वन सेव अस बट आवरसेल्फ, नो वन कैन एंड नो वन मे, वी आवरसेल्फ मस्ट वॉक द पाथ। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि कोई हमें नहीं बचा सकता, ये केवल हम ही हैं जो अपने लिए करते हैं। कोई भी आपके लिए किसी भी तरीके से कुछ नहीं कर सकता है, हमें अपना रास्ता स्वयं ही तय करना पड़ता है। मतलब आपको जो भी करना है वो अपने हिसाब से ही करना है। जो भी जिस भी रास्ते में आपको जाना है वो अपने हिसाब से जाना है। केवल टीचर का काम क्या हो सकता है, आपको केवल गाइड कर सकता है। गौतम बुद्ध ने क्या किया कि वो गाइड है। अगर आप पीछे ये चीज ध्यान दें कि उन्होंने क्या बोला कि मैं लॉर्ड नहीं हूँ, मैं क्या हूँ, मैं एक टीचर हूँ। शिक्षक क्या होता है, आपको गाइड करता है केवल। अब बाकी उसको फॉलो करना, किस तरीके से फॉलो करना है, वो केवल आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। शिक्षक आपको सिखा सकता है, चीजें बता सकता है, और दूसरे हद तक उसको किस किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है वो तक बता सकता है। लेकिन करना या ना करना वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, स्वयं बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब आप पे डिपेंड करता है, मेरे पे डिपेंड करता है। बट ये इसका ब्लेम जो है वो टीचर को नहीं दिया जा सकता है। ओके, तो ये पीपीटी प्रेजेंटेशन मेरा यहीं तक था। थैंक यू। और जो मैंने इसका ये जो मैंने प्रेजेंटेशन बनाया है, इसके लिए मैंने एक पीडीएफ थी नेट पे जो बुद्धिम एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड थी, उससे लिया है। विकिपीडिया का इस्तेमाल किया हुआ है, और भी एक दो डॉक्यूमेंट थे उनका प्रयोग किया है। थैंक यू। प्रखर, यस सर। हो गया? यस सर। आप लोगों के जो भी प्रश्न हैं प्रेजेंटेशन से रिलेटेड प्रखर के, तो आप लोग पूछ सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है? आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है आवाज। यस सर। पूछिए। किसी के मन में कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा, कोई सुझाव? नहीं सर। प्रखर के लिए कोई सुझाव? किसी का नहीं है? शिवांगी सिंह, कोई सुझाव की आवश्यकता नहीं है। अल्ताफ। जी सर। एक सेकंड बेटा, शिवांगी अल्ताफ से बात कर लें पहले। हाँ अल्ताफ, जी सर, बताइए। कोई सुझाव की आवश्यकता नहीं है। अच्छा एक्सप्लेन किया था, बहुत ही साधारण तरीके से, एकदम काम होके हर एक चीज़ पे बात करके इन्होंने एक्सप्लेन किया। जी जी, एकदम सही। शिवांगी सिंह, हाँ बताओ बेटा आप। यस यस सर, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया उसने। काफ़ी नॉर्मल लैंग्वेज को यूज़ करके, जैसे हम लोगों को, जैसे डेली हम लोग बात करते जिस तरीके से, वही लैंग्वेज यूज़ करी उसने, और जी, काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया था। गुड। तो और किसी का कोई सुझाव है या आगे बढ़े हम लोग? ठीक है प्रखर, आपका प्रयास बहुत ओके अच्छा सर। था। आपने अच्छी पीपीटी भी बनाई थी और अच्छे से एक्सप्लेन भी किया। ये लगता है सभी को सारी बातें समझ में आ भी गई हैं, है ना? यस सर। चलिए, तो फिर कल किसका प्रेजेंटेशन है नेक्स्ट डे प्रखर के बाद? मेरा है सर, रोशन। हेलो जी, हेलो। बात करते हैं रोशन। अभी बात ठीक करते सर। हैं तुरंत।